नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं और भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो कवर कर रहे हैं वह हमारा 26वां लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पार्ट्स, अर्थात उसके भागों को देखेंगे, कितने भाग है उसमें और प्रत्येक भाग में क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से आर्टिकल प्रत्येक भाग के अंतर्गत हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं पहले पार्ट में क्या बात किया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत के संविधान। उसमें पहले भाग में जो है उसमें बात की गई है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, आपसे ऐसे पूछेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है। तो क्या वर्णित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात वह देखेंगे उसमें कितने स्टेट हैं, स्टेट की कितनी बाउंड्री है, ये सब बारे के बारे में कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 1 में आपको देखने को मिलता है। और यह आर्टिकल कितने से कितने तक है मेंशन? 1 से लेके 4 तक। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो वह वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। पर्टिकुलर हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 में देखें तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात इंडियन स्टेट के नाम, कितने स्टेट हैं उसके नाम दिए हुए हैं। आर्टिकल 2 में देखते हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत के बाहर, अर्थात कहने का यह अर्थ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में जो आर्टिकल है 1 से लेकर 4, उस 4 में हमने देखा कि पहला जो आर्टिकल बात करता है वो बात करता है किसका? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ का नाम क्या है और उसका राज्य, अर्थात भारत की कितनी सी एरिया है और कौन कौन से स्टेट है उनके बारे में वर्णन हमको 1 में मिलता था, जैसे हमने देखा। दूसरे नंबर पे है आर्टिकल 2 में बात की गई है किसके? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, अर्थात भारत में सपोज कीजिए इंडिया है, इंडिया के बाहर कोई स्टेट जैसे नेपाल, भूटान, आसपास के जो इलाके हैं, एरिया है, अगर कोई वहाँ से कोई पार्ट अगर भारत में इंक्लूड किया जाता है तो क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात जो किसके क्या आर्टिकल में की गई है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो आपसे ऐसे ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? तो आप किससे संबंधित है? नए राज्यों के स्थापना से संबंधित है। कैसे राज्य? ऐसे राज्य जो भारत के बाहर हो लेकिन उसको भारत में इंक्लूड करना है, तब किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 3 में। इसमें भी देखिए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, अर्थात अब जो आर्टिकल 3 बात कर रहा है, एक तो हमने देखा आर्टिकल 2 वो ऐसे राज्यों की बात कर रहा है जो भारत का पार्ट नहीं है लेकिन उसको भारत में इंक्लूड करना है, तो प्रोसेस आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 2 में जो प्रावधान किया गया उसी अनुसार फॉलो किया जाएगा उसको। लेकिन आर्टिकल 3 अब क्या करना है कि भारत के अंदर सपोज करें कि बिहार और यूपी 2 स्टेट है और इनके बाउंड्री में कुछ चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करके नए राज्यों को बनाना है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या बात कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? वहाँ पे आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल किस आर्टिकल का? आर्टिकल 3 के प्रयोग। अर्थात आप ये समझे कि जैसे बिहार का नाम बदलना पड़े, नाम बदल कर कुछ और रखना पड़े, तो आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा? आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। वही अगर कोई अदर स्टेट है जो भारत के बाहर है उसको अगर इंक्लूड करना है भारत में, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं आर्टिकल 2 किससे संबंधित है। आर्टिकल 2 आप याद रखें सिंपल भाषा में कि भारत के बाहर से कोई स्टेट, कोई टेरिटरी को अगर इंक्लूड करना है भारत में तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। और आर्टिकल 3 अंदर भारत के अंदर जो भी चेंज करना है, नए राज्यों को बनाना या जिस तरह का चेंज करना है, वो सब आपको किस में मिलेंगे? वो मिलेंगे आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर रहें। आर्टिकल 2 भारत के बाहर, आर्टिकल 3 भारत के अंदर
किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के निर्माण में, नए राज्यों का क्या होता है, नाम परिवर्तन करने में, इन सब चीज़ों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 4 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 1, 2, 3 आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भाग 2। भाग दो में देखें नागरिकता से संबंधित है, अर्थात सिटीजनशिप से संबंधित है। आपको याद रखना आर्टिकल किससे संबंधित है? ये जो भाग 2 वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद कितने से कितने हैं? अनुच्छेद 5 से 11। अर्थात एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। या यूं पूछा जा सकता है कि नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता जो है वह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो वह वर्णित है अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। चलिए, तो यहाँ हमने देखा भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हमें याद नहीं करने हैं। 5 से 11 सिर्फ आपको याद रखने हैं नागरिकता। ऐसे देखने के लिए आप देख सकते हैं इसको, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पाकिस्तान के प्रवर्जन करने के बाद वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात यूँ समझे नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो 5 से 11 के बीच में वर्णन किए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। तो नागरिकता किस संबंधित है? तो हमने देखा संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 1 से 4। फिर 5 से 11 देखें तो नागरिकता से संबंधित है, ये भाग 1 हो गया। 4 आर्टिकल जो 1 से 4 हो गया वो भाग 1 हो गया। 5 से 11 आर्टिकल 2 हो गया, भाग 2 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। ये किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इससे आपको 1-2 आर्टिकल पूछे ही जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें का 12 से 35 अर्थात अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 15 जो है, 12 से 35 किसकी बातें करता है? वो मूल अधिकार की बातें करता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी आर्टिकल आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 में देखें आर्टिकल 12 परिभाषा से संबंधित है, मूल अधिकार के असंगत इनसे संबंधित है। 12-13 आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है कि मूल अधिकार जो संबंधित है, मूल अधिकार भारत के संविधान कितने भाग में दिया हुआ है? क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल कितने से कितने हैं? आर्टिकल 12 से 35 है। अब नेक्स्ट इसकी और डिटेल में देखते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि मूल अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको मेंस हो पीटी हो, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए तो देखते हैं इसको जो है सब पार्ट में बांटा गया है। यहाँ देखिए समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है। आपसे ये पूछेगा कि समता का अधिकार आर्टिकल कितने से कितने में है? तो वह 14 से लेके 18 के बीच में है। और ये पार्ट कितने में है? पार्ट हम देख रहे हैं कि भाग 3 में है, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यूं समझे हम बताएं कि भाग 3 जो मूल अधिकार है उसको सब पार्टों में बांटा गया है, जिसमें पहला है समता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 है। यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे के सारे। 14 जो है विधि के समक्ष समानता, समता, अर्थात कानून के समक्ष सब एक समान है। 14 में आर्टिकल में बात करता है। उसके बाद 15 में कहता है धर्म, मूल वंश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक आर्टिकल। 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ से देखिए तो 12 से 35 तक लगभग वो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 बाय 1 याद रखने हैं। चलिए देखते हैं। तो विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष सारे समान है। तो किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? वह आर्टिकल 14 है। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको किसी भी तरह से, ठीक है ना, चाहे वो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा आपसे। ठीक। 16वां है अवसर की समानता, अर्थात जितने भी गवर्नमेंट के जॉब है, ठीक है ना, उसमें सबको इक्वल अवसर दिए जाएंगे। किसकी आर्टिकल में बात करता है? आर्टिकल 16 में बात करता है। किसके अंतर्गत आता है? समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और समता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? यह मूल अधिकार। अब मूल अधिकार कौन से पार्ट में है? तो मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको काफी डिटेल में बताया जा रहा है। 17 नंबर अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी का अंत, अर्थात किसी से आप अनटचेबिलिटी के आधार पे पक्षपात नहीं कर सकते, अनटचेबल जो है नहीं कर सकते। 18वां में देखें उपाधियों का अंत, अर्थात किसी को भी कोई किसी तरह की उपाधि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कितने से कितने हैं? अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल? 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आ जाएंगे? या
भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया कि मूल अधिकार को जो है सब पार्टों में बताया गया है, ठीक। तो उसमें जो बी वाला जो पार्ट है आप अब ऐसे समझे, मूल अधिकार के अंतर्गत ए वाले भाग में देखें आप, भाग 3 शुरू से दिखाते हैं आपको, मूल अधिकार भाग 3, ठीक। अब मूल अधिकार को है बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 में ही सारे को सब पार्टों में बांटा गया है। तो मूल अधिकार के अंतर्गत ए नंबर पर देखते हैं हम, इसको समता का अधिकार की बात करता है। मूल अधिकार के अंतर्गत बी नंबर पर देखें, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद कितने 19 से 22 के अंतर्गत इसमें है वाक की स्वतंत्रता आदि, जो आपको एक लिबर्टी मिली है खुल के बोलने की, ठीक, किसी पर कटाक्ष करने की, आलोचना करने की, ये सब चीजें जो अधिकार दिया गया है वो किस में दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब अधिकार आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 19 में वर्णन है, ठीक। अपराधों के लिए 20 में है, 19 तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वाक की स्वतंत्रता अर्थात जो है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में है। उसके बाद देखें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको सरसरी निगाह से देखना है। यहाँ जो देखते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 19 से 22 है, उसमें दो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 उसमें क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि के विषय का अधिकार, अर्थात बोलने की जो आज़ादी दी गई है आपको, वो किस में दी गई है, वह कुछ लिमिटेशन के साथ आप आज़ादी से बोल सकते हैं, किसी भी अपना पक्ष को रख सकते हैं, किसमें अधिकार दिया गया है, वह दिया गया है आर्टिकल 19 में। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 21 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको याद रखना है, 21 का शिक्षा का अधिकार, अर्थात जो बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को ये अधिकार है कि सरकारी स्कूल में जाकर आराम से वो पढ़ सकते हैं, किसी तरह के उसको रोक टोक नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल में वर्णित है, वो 6 से 21 क में वर्णित है, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है कितने से कितने साल के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को। उसके बाद देखते हैं सी नंबर पर हम देखते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात किसी को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। इसमें है क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पे प्रतिरोध, अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। इस सब के बारे में किसे वर्णन किया गया है, या इसमें वर्णन किया है 23 में वर्णन किया है। और किसी भी मानव के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात कारखानों में एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से कम की उम्र के बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते हैं। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 23, 24 में ये सब बातें की गई है, अर्थात किसी तरह का शोषण नहीं किया जाएगा। डी में देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ ABCD ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, सब कैटेगराइज करके आपको समझा रहे हैं, ठीक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितने से है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वर्णित है। इसमें देखिए जितने भी धर्म से संबंधित जो अधिकार मिले, लिबर्टी मिले हैं, वो आपको किससे मिले हैं, 25 से 28 के बीच में मिले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 25 से 28 के बीच में वर्णित है। इसमें जैसे आप देखिए अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात अब जिस धर्म से भी जुड़े हैं, ठीक, आप उसकी प्रचार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, जिस भी आप फॉलोअर है, जिसके भी फॉलोअर, आप अबाध रूप से, अर्थात किसी तरह के कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, आप अच्छा आराम से उसको मान सकते हैं। इसके किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, ये आर्टिकल में वर्णन किया गया 25 में वर्णन किया गया है। उसके बाद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक यानी अगर आप कोई धर्म, किस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को आप चाहते हैं प्रचार करना, प्रसार करना, उसके लिए कुछ मैनेजमेंट करना, वो कर सकते हैं। उसकी आर्टिकल में वर्णित है, वो वर्णित है 26 में वर्णित है। उसी तरह 27 में भी देखें धर्म से संबंधित है, 28 में भी देखें धर्म से संबंधित है। आपको सिर्फ याद रखना है कि धर्म किससे संबंधित है, धर्म में कौन सा आर्टिकल थे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है, किस आर्टिकल में है, 25 से 28 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति का, ई वाले पार्ट में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल कितने में है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में वर्णित है। जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं वह किस आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिया गया है। इसमें दिया गया है आर्टिकल 29 में, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। इसमें किस आर्टिकल में वर्णित किया गया, तो 29 में वर्णित किया गया। उसके बाद 30 में देखें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अर्थात जो माइनॉरिटी है उनको यह अधिकार है, उनको अपने तरफ से चाहें तो वह
चाहे किसी संस्था को स्थापित, शिक्षा जो संस्थान है उसको स्थापित कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, किसी तरह का कोई अदर लॉ उस पर प्रभावी नहीं होगा। वो अपने तरफ से जैसे चाहे ऐसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वह संविधान सम्मत होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 29-30 हम लोगों ने देखा, इसमें क्या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें आर्टिकल 29 और 30 दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो संविधान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद कितने में वर्णित है? यह 32 से 35 के बीच में वर्णित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखते हैं, इसमें बात किया गया है, आप समझे, इसमें बात की गई है कि आपका मूल अधिकार का हनन हो जा रहा है तो किस तरह जुडिशरी जो है एक्शन लेगी उस पर। तो 32 से 35 के बीच में संवैधानिक उपचार की बात की गई है। आपको सिर्फ याद रखने हैं आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों की बात करता है। संवैधानिक उपचार मतलब क्या कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक, जो भी अधिकार आपको 12 से 35 के बीच में मिले हैं, अब किसी तरह का हनन, अर्थात ऐसे समझे कि आपको वाक बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, आप माइनॉरिटी है, शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं दे रही है, आपके धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है जुडिशरी से अपनी इसकी उपचार मांग सकते हैं उनसे। आर्टिकल 4 देखते हैं, भाग 4 देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल भाग 3 या भाग 4 ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि सारे एग्जाम में आपको आने ही आने हैं, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इसमें है क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने हैं? 36 से 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ठीक। भाग 3 भाग 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं कितने आर्टिकल है, 36 से 51 आपको याद रखने हैं। इसके भी आर्टिकल कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे यहां हम देखते हैं कौन कौन से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं 29 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है और उनको न्याय चाहिए तो सरकार उनको न्याय प्रभावित करेगी, ठीक। आर्टिकल किसके अंतर्गत? यह 29 का के अंतर्गत, लेकिन यह राज्य पे बाध्य नहीं है। ऐसा इसमें एक तरह देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या गया है, राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे सोशल वेलफेयर आपको करना है, एक निर्देश दिया गया है। और राज्य अधिकांशता देखे तो इस बातों को, इसी को आधार मान के राज्य जो है अपना कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करती है। तो 39 में क्या बात की गई है? 39 का में कि राज्य जो ऐसे लोग जो कैपेबल नहीं है, क्या किसके लिए? जस्टिस के लिए, उनको लॉ प्रोवाइड करना, उनको वकील प्रोवाइड करना, ठीक, ताकि वह जस्टिस पा सके अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो, ठीक। 40 नंबर आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आगे हम देखते हैं इसमें के कुछ आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, ये ऐसे आप एक सरसरी निगाह से इस आर्टिकल को देख लीजिएगा। 48वां देखते हैं कृषि और पशुपालन संगठन, पशुपालन का संगठन 48वें नंबर पर है। 47वें नंबर पर है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, अर्थात लोगों के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, उसके जीवन में सुधार करना, सोशल वेलफेयर करना, इन सब चीज़ों के जो बारे में राज्य को निर्देश दिया गया। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें संबंधित है? वह भाग किसमें है? भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट अब देखते हैं 39वां जो है 49वां जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की संरक्षा से संबंधित है, 49वां। उसके बाद देखते हैं 50वां जो है राष्ट्रीय महत्व के, 50 नंबर जो देखते हैं 50वां आर्टिकल जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का रक्षण किससे संबंधित है? वह आर्टिकल जो 50 में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने स्थान है, जो क्या बोलते हैं स्मारक है, स्थान है, उसकी सुरक्षा करने राज्य का यह कर्तव्य है। 51वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 51 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि की बात की गई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना जो राज्य का कर्तव्य है, वो किस में वर्णित किया गया है? वो आर्टिकल 51 में वर्णित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं भाग जो है 4 का, ठीक, ये जो है किससे संबंधित है? यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है, अर्थात एक सिटीजन होने के नाते सिटीजन का क्या कर्तव्य है उसके बारे में जो वर्णित किया गया है वो किसमें किया गया है? वो वर्णन किया गया है भाग 4 का। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए याद रखें भाग 4, ठीक, राज्य को यह निर्देश देती है कि कैसे वो सोशल वेलफेयर करे,
कैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा कराएं, न्याय की व्यवस्था करें, कैसे सोशल वेलफेयर प्लान करें, इन सब बातों के बारे में जो राज्य को निर्देश देती है वो किस में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। और वही भाग 4 में सिर्फ क जोड़ दें, भाग 4 क, उसमें जो है अब सिटीजन के लिए ये सजेशन दिया गया है, कोई अति नहीं, बाउंडेशन नहीं है, उनको बताया गया है कि एज ए सिटीजन आपको, एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन चीज़ों की, किसका सम्मान करना है, कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का जो वर्णन आपको देखेंगे। मूल कर्तव्य अर्थात सिटीजन का जो मूल कर्तव्य, एक सिटीजन होने के, भारतीय सिटीजन होने के नाते क्या आपका कर्तव्य है, उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है भाग 4 क में वर्णित किया गया है। उसके बाद भाग 5 हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें है संघ की बात की गई है। अनुच्छेद कितने हैं, 52 से लेके 151। मूल कर्तव्य किसमें है, 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ तक हमने संविधान के जितने महत्वपूर्ण पार्ट थे उसको हमने देखा। टोटल हम लोग कवर करने वाले हैं 22 जो संविधान का पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कितने देखा, 4 पार्टों को, जितने एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतने हम लोगों ने आर्टिकल को देखा, भाग को देखा। क्या यह इतने आर्टिकल को रटना इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने आर्टिकल हमने अभी पढ़ाया है, जो मेन आर्टिकल हमने पढ़ाया है, लेप्रोक्स देखें तो टोटल आर्टिकल हमने 51 तक पहुंच चुके हैं। इसमें से लेप्रोक्स 20 आर्टिकल आप देखें तो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जाम, जब रेलवे, एसएससी इस सब के एग्जाम जो देते हैं, इन सब एग्जामों में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी बीपीएससी के एग्जाम में भी इस तरह के 1-2 आर्टिकल पूछ देंगे कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाग 5 के अंतर्गत देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब आर्टिकल हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे, अर्थात प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।